एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल AMBE क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के MCQ, जिसका मैं फर्स्ट पार्ट आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्लस जो CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उनको ध्यान में रख करके बनाए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी क्लास को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करें आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, कैश डिपॉजिट विद द बैंक with a maturity date after 2 months belongs to which of the following in the cash flow statement। जो कैश डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर जिसकी मैच्योरिटी डेट बता रहा है कि 2 महीने की है, वो किस कैटेगरी के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप दिखाएंगे। तो कैश डिपॉजिट जो होता है बैंक के पास वो क्विकली कैश में कन्वर्टेबल होता है। तो जो क्विकली कैश में कन्वर्टेबल होते हैं उनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर किसी भी एक्टिविटी में नहीं रखते हैं, उनको हम कैश के इक्विवेलेंट ही मानते हैं, कैश के जैसा ही मानते हैं। तो इसलिए जो कैश डिपॉजिट विद द बैंक है वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इन्वेस्टिंग है, इसमें ये नहीं आएगा। ऑप्शन बी फाइनेंसिंग है, इसमें भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी ये नहीं आएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स। इनमें से किसको आप कैश के इक्विवेलेंट्स यानी लाइक कैश के जैसा ही मानते हैं। कैश के जैसे जो चीज़ें हैं वो मानी जाती है जिनको हम बहुत ईजिली बहुत कम पीरियड के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बैंक डिपॉजिट्स विद 2 months। ये बिल्कुल कैश के जैसा ही है क्योंकि ये बहुत कम टाइम के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ लाइक अ कैश इक्विवेलेंट, तो ये तो कैश इक्विवेलेंट ही है। ऑप्शन नंबर बी कॉमर्शियल पेपर्स जो कंपनियां इशू करती हैं ये भी कैश के इक्विवेलेंट के जैसा ही होता है, ये भी इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी ही कैश में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ट्रेजरी बिल जो आपका RBI इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो ये भी कैश के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। तो उसमें सारे ऑप्शन जो हैं वो कैश के इक्विवेलेंट ही है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। चलिए आइए बढ़े थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स। इस बार हमें फिर से पहचानना है कि इनमें से कौन सा कैश के इक्विवेलेंट जैसा है। नंबर 1 मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को हम करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जब कंपनियां अपनी कुछ अमाउंट को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर देती हैं, तो ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे लाइक कैश माना जाता है, कैश के इक्विवेलेंट भी ही माना जाता है। तो पहला ऑप्शन तो कैश के इक्विवेलेंट ही है। ऑप्शन नंबर बी डेटर्स, ये हमारी करंट एसेट्स है। डेटर से बहुत क्विकली कैश रिकवर नहीं होता, इसको कैश के जैसा नहीं माना जाता, लाइक कैश नहीं मानते। इन्वेस्टमेंट भी हमारी लाइक कैश नहीं होती, कैश के इक्विवेलेंट नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल रिसीवेबल भी हमारा कैश के इक्विवेलेंट नहीं होता। तो उसमें तो ऑप्शन ए है वही हमारा कैश के इक्विवेलेंट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्केटेबल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। आपको पहचाना है कि इनमें से कौन सा कैश के इक्विवेलेंट नहीं है, तो ना वाले को पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक में जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स होते हैं वो दीज आर लाइक कैश, तो कैश के जैसे ही होते हैं तो उन्हें कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। तो पहला ऑप्शन तो कैश इक्विवेलेंट है, तो ये तो नहीं है। बी कॉमर्शियल पेपर भी हमारे कैश के जैसे ही होते हैं, कैश के इक्विवेलेंट ही होते हैं, बहुत ईजिली कैश में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनका कैश बन जाता है, इनको कैश के जैसा ही माना जाता है, लाइक कैश माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी ट्रेजरी बिल, ये भी आपका कैश के इक्विवेलेंट ही माना जाता है। लास्ट है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए होती है, इसे हम कैश इक्विवेलेंट नहीं मानते, ये हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होती है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है, तो ये
जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, लाइक कैश नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है कि ये आपका नॉट कंसिडर्ड एज अ कैश इक्विवेलेंट है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंटरेस्ट पेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और फाइनेंशियल कंपनी विल बी कम अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, इंटरेस्ट को लेकर के बहुत कंफ्यूजन सी है कि इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है। आप जानते होंगे कि इंटरेस्ट या तो आपको पे करना होता है जब आप लोन लेते हैं, या फिर आप जो फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं वो जनरली अपनी जो डिपॉजिट्स होती हैं, लोगों की अमाउंट्स होती हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट देती हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट करने वाली जो कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है या फाइनेंशियल कंपनी है जो कहीं इन्वेस्टमेंट करती है। तो ऐसी कंपनियां जो होती हैं, जो फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं, ये कहीं से बोरो करती हैं और कहीं उसको इन्वेस्ट करती है। यानी बोरोइंग करना और उस बोरोइंग को इन्वेस्ट करना इनका मेन फंक्शन होता है, मेन बिजनेस ऑपरेशन होता है। तो ये जो इंटरेस्ट पे कर रही है फाइनेंशियल कंपनी पे कर रही है, तो ये इसका एक बिजनेस वर्क है, ये इसका एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसका नहीं, ये मेन कोर एक्टिविटी है कंपनी की। तो इंटरेस्ट पे करना एक फाइनेंशियल कंपनी द्वारा या इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाता है। तो इसी का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आप इसे क्लासीफाई करेंगे। इन्वेस्टिंग नहीं है ये और ना ही ये फाइनेंसिंग है। ये फाइनेंसिंग होता अगर ये इंटरेस्ट किसी नॉन फाइनेंशियल कंपनी या नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा पे किया हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, डिविडेंड पेड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो तीन ऑप्शन है आपके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड लास्ट है आपका नो कैश फ्लो। आपको यहाँ समझना होगा कि डिविडेंड कोई भी कंपनी हो, किसी भी टाइप की कंपनी हो, वो शेयर्स के ऊपर पे करती है। तो शेयर्स जो होते हैं, जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है, चाहे वो इक्विटी शेयर इशू करे या प्रेफरेंस शेयर इशू करे, उससे जो भी अमाउंट कंपनी के पास आती है वो कंपनी के लिए एज अ फाइनेंस होती है, कंपनी उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। तो डिविडेंड पे करना ये शेयर्स के ऊपर होता है। तो शेयर्स के ऊपर किसी भी टाइप की कंपनी, चाहे कंपनी हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, फाइनेंशियल कंपनी हो, रियल एस्टेट कंपनी हो या किसी भी टाइप की कंपनी हो, अगर वो डिविडेंड पे करती है तो उसके लिए ये फाइनेंस के ऊपर की गई एक्सपेंसेस है। तो डिविडेंड पे करना एक तरीके का फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, तो इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने पे किया है तो भी आपका फाइनेंसिंग में ही आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको समझना है कि डिविडेंड पे कर रही है फाइनेंस कंपनी। डिविडेंड में अभी मैंने पीछे भी बताया आपको, किसी भी टाइप की कंपनी, कोई भी टाइप की कंपनी अगर डिविडेंड पे कर रही है तो उसके लिए डिविडेंड पे करना हमेशा फाइनेंसिंग ही होगा, क्योंकि कंपनियां जो शेयर्स के थ्रू फंड कलेक्ट करती हैं, शेयर्स के थ्रू जो फाइनेंस का अरेंजमेंट करती हैं, वो कंपनी के लिए एज अ फाइनेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम क्लासीफाई करें तो ऑप्शन नंबर ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग एंड लास्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, डिविडेंड किसी भी टाइप की कंपनी पे करेगी तो उसके लिए हमेशा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ म्यूचुअल फंड कंपनी रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ ₹20 लाख ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन अनदर कंपनीज शेयर। म्यूचुअल फंड कंपनियां जो होती हैं, इनका काम होता है शेयर्स बाजार में, स्टॉक मार्केट में जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, शेयर्स, डिबेंचर या बॉन्ड्स, इनके अंदर इन्वेस्टर्स की अमाउंट को इन्वेस्ट करना। तो म्यूचुअल फंड कंपनियों का ये बिजनेस होता है कि वो जो कस्टमर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी अमाउंट को स्टॉक मार्केट में लगाती है, सिक्योरिटी मार्केट में लगाती है। तो अगर म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड रिसीव कर रही है तो ये इसकी कोर एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी, यानी कंपनी का ये बिजनेस होता है। तो अगर ये कंपनी डिविडेंड रिसीव कर रही है तो ये इसकी बिजनेस एक्टिविटी की वजह से इसे रिसीव्ड हुआ है, तो इसको हम इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर
क्लासीफाई करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो वेयर इट विल बी अपीयर पूछ रहा है, तो ये कहाँ अपीयर होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ विल यू क्लासीफाई डिपॉजिट्स बाय कस्टमर इन SBI। यहाँ पे आपको समझना है कि SBI के अंदर जो लोग जमा कर रहे हैं, कस्टमर डिपॉजिट करते हैं या हम लोग अपने अकाउंटों में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो वो SBI की कोर एक्टिविटी होती है, मेन एक्टिविटी होती है। उसका बिजनेस ही यही है कि कस्टमर से डिपॉजिट करवाना और उनको लोन देना, लोन एडवांस करना। तो ये दो मेन काम होते हैं बैंकों के। तो स्टेट बैंक के पास जो SBI के पास जो डिपॉजिट कर रहे हैं कस्टमर, वो उसकी कोर एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है कैश का, वो ऑपरेटिंग की वजह से हो रहा है, SBI बैंक को चलाने की वजह से हो रहा है। तो उसमें सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ विल यू क्लासीफाई लोन गिवन बाय बाबा फाइनेंस कंपनी। यहाँ पे लोन दिया है एक फाइनेंस कंपनी ने। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि फाइनेंस कंपनी का जो कोर बिजनेस है, जो मेन एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस की, वो लोन लेना और लोन देना, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट देना होता है। तो ये कंपनियां लोन लेती हैं, देती हैं, इंटरेस्ट लेती हैं और इंटरेस्ट देती हैं। तो ये सब इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, इनका मेन बिजनेस यही होता है। तो ये इनकी कोर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो लोन गिवन बाय बाबा फाइनेंस कंपनी को अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम डालेंगे। उसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अ कंपनी रिसीव्ड ₹2 lakh एज डिविडेंड ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंपनीज शेयर्स। इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी इट विल बी क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। ऑप्शन फिर से वही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, और लास्ट में नो कैश फ्लो। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है और वो जो कंपनी है जिसको डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है वो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि इन्होंने किसी दूसरी कंपनी के शेयरों में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। और ये जो कंपनी है ये एक फाइनेंस कंपनी है। तो फाइनेंस कंपनी का मेन बिजनेस ही अमाउंट बोरो करना और उसको कहीं इन्वेस्ट करना होता है। तो उसके ऊपर इन कंपनी को या तो डिविडेंड रिसीव्ड होता है या इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड होना, डिविडेंड रिसीव्ड होना फाइनेंस कंपनी के लिए इनकी कोर एक्टिविटीज़ होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ कैश हो रहा है वो बिजनेस को चलाने से हो रहा है, बिजनेस को ऑपरेट करने से हो रहा है। तो अगर आप इसको क्लासीफाई करेंगे तो हम कहेंगे इट इज़ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर अ फाइनेंस कंपनी। उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डिविडेंड पेड बाय अ ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे समझना होगा कि कंपनी इस बार ट्रेडिंग है जिसका मेन बिजनेस है बाइंग एंड सेलिंग, एक जगह से माल खरीदना और दूसरी जगह बेचना। इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसमें भी ऑप्शन वही है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या नो कैश फ्लो। तो इस बार जो डिविडेंड पे किया है वो ट्रेडिंग कंपनी ने किया है। और पीछे भी मैंने आपको बताया था कि डिविडेंड किसी भी टाइप की कंपनी पे करे, सभी के लिए डिविडेंड पे करना और फाइनेंसिंग ही होता है क्योंकि ये अगेंस्ट शेयर्स होता है। शेयर्स के बदले में कंपनियां शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। तो अगर इसका सही आंसर देखें तो ये फाइनेंसिंग होना चाहिए क्योंकि डिविडेंड पे करना सभी के लिए फाइनेंसिंग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। आइए आगे बढ़ें। मेंशन द नेट अमाउंट ऑफ सोर्स और यूज of cash flow when a fixed assets having book value of rupees 15,000 is sold at a loss of rupees 5,000। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि सोर्स क्या है या यूज़ क्या है। जब हम सोर्स वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है इनफ्लो की बात हो रही है। जब यूज़ या एप्लीकेशन बोलते हैं तो उसका मतलब होता है उसका यूज़ कहाँ हो रहा है, इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, आउटफ्लो क्या हो रहा है वो बताना होता है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखें जिसमें सोर्स या यूज़ पूछे आपसे तो आप मेन कैश के इनफ्लो एंड कैश के आउटफ्लो पे फोकस करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक फिक्स एसेट्स है जिसकी बुक वैल्यू दी हुई है 15,000 उसकी बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मीन्स होता है कॉस्ट में से
डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू, यानी यहाँ जो 15,000 है ये इस मशीन की या इस एसेट्स की एक आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन वैल्यू है। अब सोल्ड किसे किया हमने इसे, लॉस पे 5,000, यानी बुक वैल्यू 515 है, आपने अगर 5,000 के लॉस पे बेची होगी तो उसका मतलब आपने 5,000 कम पे सेल की होगी। तो 15,000 में से अगर 5,000 लॉस माइनस कर दें तो उसकी सेल अमाउंट जो है आपकी वो 10,000 बनती है। तो 10,000 आपको रिसीव्ड होंगे, यानी यहाँ पे इनफ्लो हो रहा है, यानी सोर्स ऑफ कैश बन रहा है 10,000। तो उसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए है, यूज ₹5,000 ये नहीं है। ऑप्शन बी सोर्स ₹10,000 ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, सोर्स है यहाँ पे ₹10,000 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्टेट वेदर कैश डिपॉजिटेड इन बैंक विल बी क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि कैश डिपॉजिट करने से क्या कोई इनफ्लो या आउटफ्लो होता है या नहीं होता। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, यानी बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाता है और कैश बैलेंस डिक्रीज हो जाता है, सिर्फ कैश की जगह बदलती है। यानी ना तो कहीं से बाहर से कैश आ रहा है, ना ही बाहर कहीं कैश जा रहा है, यानी ना ही कोई इनफ्लो हुआ है कैश का, ना ही कोई आउटफ्लो हुआ है। तो इसमें हमसे पूछा है कि आप किस एक्टिविटी में क्लासीफाई करेंगे, तो ऑप्शन ए वही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला, बी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग और लास्ट है नो कैश फ्लो। अगर आप ध्यान से देखें कि बैंक्स में कैश डिपॉजिट करने से कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ कैश अकाउंट चेंज होकर के बैंक अकाउंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, नो कैश फ्लो। सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो वहां पे भी कोई कैश फ्लो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन पहले की तरह ही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और लास्ट है नो कैश फ्लो। तो यहाँ पे पूछा गया इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ फाइनेंस कंपनी। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि फाइनेंस कंपनी को इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है। फाइनेंस कंपनी को इंटरेस्ट इसलिए मिल रहा है कि इस कंपनी ने कहीं पर लोन पर अमाउंट दी होगी, मीन्स द कंपनी हैज़ गिवन लोन टू एनी अदर कंपनी और आउटसाइडर और कस्टमर्स। तो कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की होगी या लोन पे अमाउंट दी होगी जिसकी वजह से इसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो फाइनेंस कंपनी का जो मेन बिजनेस होता है वो लोन को बोरो करना, बोरोइंग्स एंड एडवांसिंग लोन, यही इनका मेन बिजनेस होता है। तो इसको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है और ये कंपनियां इंटरेस्ट अगर पे भी करती हैं तो इनके लिए वो इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट होता है, कोर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसको हम इस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्लासीफाई करेंगे। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होना फाइनेंस कंपनी के लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाइल प्रिपेयरिंग ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस बार बात हुई है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, पेमेंट करने की। अब यहाँ पे इस बार इसने हमें कंपनी का टाइप नहीं बताया कि किस टाइप की कंपनी है। तो जब हमें ना बताए क्वेश्चन में कि किस टाइप की कंपनी है, तो आप कभी भी फाइनेंस कंपनी या किसी स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी उसे एज्यूम नहीं करेंगे, उसे जनरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी आप मान सकते हैं। तो इंटरेस्ट पे करना डिबेंचर के ऊपर किसी भी कंपनी के लिए जो फाइनेंसिंग नहीं है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर के थ्रू फाइनेंस किया हुआ है, फंड रेज किया हुआ है कंपनी को ऑपरेट करने के लिए। तो इंटरेस्ट पे करना डिबेंचर के ऊपर अदर कंपनीज के लिए जो फाइनेंसिंग नहीं है उनके लिए आपका हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे जो आउटफ्लो हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट से वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर दिखाएंगे। अगर यही पॉइंट फाइनेंसिंग कंपनी के लिए होता तो हम उसे ऑपरेटिंग में लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वेयर विल यू शो परचेज ऑफ गुडविल इन ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और लास्ट डी है कैश इक्विवेलेंट। तो एक बार आपको समझना होगा, परचेज ऑफ गुडविल की बात हो रही है। फर्स्ट, गुडविल को एक नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स माना जाता है जो कि इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होती है। तो अगर गुडविल कभी भी आपकी डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पे उसका
अमोर्टाइजेशन लाइक डेप्रिसिएशन माना जाता है, जो आपका किसी भी एक्टिविटी में नहीं आता, जो हमारा नो कैश फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पे आपने परचेज किया गुडविल, तो आपने पेमेंट की होगी, आपने फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए पेमेंट की है, तो यहाँ पे आपने एक तरीके से गुडविल में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे जो आउटफ्लो हुआ है कैश का परचेज ऑफ गुडविल की वजह से, ये एक इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो माना जाएगा। यानी इसको हम क्लासीफाई करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो कोई भी आपके इंटेंजिबल एसेट्स हो, अगर आप उसे परचेज कर रहे हैं, चाहे वो गुडविल हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो, तो सभी के लिए उन्हें परचेज करना हमेशा इन्वेस्टिंग के अंदर आउटफ्लो में आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ विल यू ट्रीट बैंक ओवरड्राफ्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैसे ट्रीट करेंगे? ऑप्शन सेम से ही है आपके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपको समझना होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मानते हैं। तो बोरोइंग्स चाहे किसी भी टाइप की हों, शॉर्ट टर्म की हों या लॉन्ग टर्म की हों, सभी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो, उनसे मिलने वाला कैश, उनकी पेमेंट में जाने वाला कैश हमेशा फाइनेंसिंग कैश माना जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर उसका जो इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसे हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपको दिखाना चाहिए। तो उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैश फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? इसमें पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात हो रही है, पॉइंट बहुत बार आ गया है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड मैंने बताया कि कोई भी कंपनी हो, किसी भी टाइप की कंपनी हो, अगर वो डिविडेंड पे करती है तो इसका मतलब वो शेयर के अगेंस्ट पे कर रही है, शेयर होल्डर्स को पे कर रही है। तो ये फाइनेंस के अगेंस्ट होता है, जो अमाउंट हमने शेयर्स के थ्रू फाइनेंस करवाई होती है। तो ये आउटफ्लो होता है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो उसका जो ऑप्शन बनेगा वह ऑप्शन नंबर आपका सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ विल यू ट्रीट रिसीप्ट्स ऑफ डिविडेंड इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? पहला था पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इस बार है रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड। इस बार हमें नहीं पता कि किस टाइप की कंपनी को डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है। हमेशा रिसिप्ट के टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है कि किस टाइप की कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है। अब अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, इसका मीनिंग कि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर्स में, चाहे वो इक्विटी में की हो या प्रेफरेंस में की हो, लेकिन आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसकी वजह से आपको डिविडेंड आ रहा है। तो डिविडेंड अगर आपको आ रहा है, इसका मतलब ये आपने इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि कंपनी का टाइप तो हमें बताया नहीं। अगर ये फाइनेंस कंपनी होती तो हम कहते हैं ऑपरेटिंग है, बट ये डिविडेंड हमें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की वजह से मिल रहा है और कंपनी हमें नहीं पता, तो हम इसे ऑर्डिनरी कंपनी, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी मानते हैं। तो इस केस में डिविडेंड रिसीव करना आपके लिए एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड सभी के लिए फाइनेंसिंग होता है, लेकिन डिविडेंड का रिसीव्ड होना डिपेंड करता है कंपनी के नेचर पे, कि अगर नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट की वजह से डिविडेंड आ रहा है, और अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो वो उसका बिजनेस होता है, उसके लिए ऑपरेटिंग में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी 21 की ओर। हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ रेंट इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? अब यहाँ पे पेमेंट की बात हो रही है, वो भी रेंट की। तो पेमेंट करने से आउटफ्लो होगा, और रेंट की पेमेंट करना अगर कंपनी का टाइप नहीं पता तो ये एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, नॉन रियल एस्टेट कंपनी है। अगर ये रेंट पे करती है तो ये इसका एक नॉर्मल एक्सपेंस है, बिजनेस को चलाने की वजह से होने वाला एक्सपेंस है, तो इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आउटफ्लो मानते हैं। तो उसका जो ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन नंबर ए है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ विल यू ट्रीट रिसीप्ट ऑफ रेंट इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? अब रेंट रिसीव करने की बात हो रही है, पहले पेमेंट की बात हो रही थी। इस बार भी हमें नहीं पता कि जो रेंट रिसीव्ड हुआ है ये किस टाइप की कंपनी को रिसीव्ड हुआ है। तो रेंट अगर रिसीव्ड हो रहा है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये कहीं आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है, उसकी वजह से आपको आ रहा है। तो अगर ये कोई कंपनी का टाइप आपको नहीं पता तो नॉर्मल कंपनी मानेंगे, इसे रियल एस्टेट कंपनी नहीं मानेंगे। तो रेंट का रिसीव्ड होना हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट की वजह से होने वाली इनकम है, एक इन्वेस्टमेंट की वजह से होने वाला इनफ्लो है। तो इसे हम ऑप्शन नंबर बी,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर क्लासीफाई करेंगे जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, देखते हैं। हाउ विल यू ट्रीट रिसीप्ट्स ऑफ रेंट बाय अ रियल एस्टेट कंपनी इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे समझना होगा कि रेंट मिला है, लेकिन एक कंपनी जो रियल एस्टेट का बिजनेस करती है, प्रॉपर्टी का बिजनेस करती है, उसको ये रेंट मिला है। तो जो कंपनियाँ प्रॉपर्टी का बिजनेस करती हैं उनका मेन बिजनेस यही होता है प्रॉपर्टी को सेल करना, परचेज करना, प्लस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाना और उससे रेंट अर्न करना, रेंट कमाना। तो रियल एस्टेट कंपनी अगर आपका रेंट रिसीव कर रही है, इसका मतलब वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करने से रिसीव कर रही है, बिजनेस को चलाने से रिसीव कर रही है। तो इसका जो आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आइए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये थोड़ा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लग रहा है। लिमिटेड एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिटेलिंग ऑफ टू व्हीलर्स। ए लिमिटेड है, इसका बिजनेस जो है वो टू व्हीलर सेल करने का है। इन्वेस्टेड ₹50 लाख इन द शेयर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ए लिमिटेड ने 50 लाख रुपये इन्वेस्ट करे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट विल बी। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि जिस कंपनी ने ये इन्वेस्टमेंट की है उसका नाम ए लिमिटेड है और ये रिटेलिंग का बिजनेस करती है। कहने का मतलब ये फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, फाइनेंस की कंपनी नहीं है। तो इसको अगर डिविडेंड मिल रहा है शेयर्स के ऊपर तो वो इन्वेस्टमेंट की वजह से मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा ए लिमिटेड के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो बी बनेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 25। अ गारमेंट्स कंपनी इज एंगेज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। गारमेंट कंपनी है, इसका जो बिजनेस है वो रेडीमेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करने का है। द कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ ₹1 लाख फॉर द यूज इन पैकेजिंग ऑफ सच गारमेंट्स। कंपनी ने 1 लाख रुपये की मशीन परचेज की पैकेजिंग पर्पस के लिए। तो हमसे क्या जानना चाहता है, ये चाहता है कि कैश फ्लो ड्यू टू द परचेज ऑफ मशीनरी विल बी कैश फ्लो फ्रॉम। तो हमें पहचानना है कि ये जो कैश फ्लो हुआ है, कैश का आउटफ्लो हुआ है 1 लाख की मशीन परचेज करने से, ये किस एक्टिविटीज़ में आएगा। ऑप्शन ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, बी इन्वेस्टिंग, सी फाइनेंसिंग, लास्ट है कैश इक्विवेलेंस। तो आप सभी जानते होंगे कि मशीनरी को परचेज करना, एक अगर रेडीमेड गारमेंट बनाने वाली कंपनी है तो उसने मशीन अगर ख़रीदी है उसका मतलब उसने फिक्स एसेट्स परचेज़ की है, नॉन करंट एसेट्स परचेज़ की है। तो नॉन करंट एसेट्स को परचेज़ करना एंड सेल करना इन्वेस्टमेंट माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आउटफ्लो माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बनता है ऑप्शन नंबर बी है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26। हाउ विल यू डील इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैसे आप इसको डील करेंगे। ऑप्शन सेम है पहले क्वेश्चन की तरह ही। तो यहाँ पे बात हो रही है इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, शॉर्ट में कई लोग इसे SPR भी कह देते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है अगर ये इंक्रीज हो रहा है, इसका एक ही मीनिंग है कि आपने शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए हैं या फिर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किए हैं। तो अगर शेयर्स या डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, उनके साथ सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट भी आई है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस बढ़ गया है। तो इसे माना जाएगा आपके फाइनेंस की वजह से होने वाला इनफ्लो। कि शेयर्स की वजह से आपके पास जो अमाउंट आएगी या डिबेंचर की वजह से आपके पास जो अमाउंट आएगी तो वो फाइनेंस की वजह से आती है, उसके साथ जो प्रीमियम आता है उसे भी कंपनियों के लिए फाइनेंस माना जाता है। तो इसे माना जाएगा इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे हो जिनमें डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर करूँगा अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न या डाउट हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इफ़ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज ₹40,000 at the beginning of a year
and rupees 48,000 at the end of the year. Then while preparing cash flow statement, its effect on cash flow will be, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? तो 3 अमाउंट दिए, 4 ऑप्शन है, चारों में आपके पास अमाउंट के ऑप्शन है। पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम आंसर ढूंढ लेंगे। तो गुडविल पहले थी बिगनिंग में 40,000 की, फिर हो गई 48,000। इट मीन्स गुडविल इज इंक्रीजिंग बाय रुपीज़ 8,000। 8,000 का इंक्रीज हुआ है गुडविल में, और गुडविल अगर आपकी इंक्रीज हो रही है इट मीन्स गुडविल को परचेज्ड किया गया है। गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स को खरीदना हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर दिखाया जाता है, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स आप परचेज करें या फिर इंटेंजिबल एसेट्स। तो यहाँ पे आपने क्या परचेज किया? गुडविल। अगर आप गुडविल खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आपने यहाँ पे आउटफ्लो हुआ है कैश का यूज़ हुआ है, कैश की पेमेंट की गई है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कैश यूज यानी पेमेंट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ रुपीज़ 8,000। ऑप्शन ए ही बिल्कुल ठीक है कि 8,000 की हमने यहाँ पे क्या किया? पेमेंट करी है, यूज़ किया है इन्वेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि पहला ऑप्शन ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, इफ 6% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल रुपीज़ 2 लाख वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। अब ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर है, कैपिटल है आपकी 2 लाख की, तो कैपिटल वैल्यू जो शेयर्स के वो 2 लाख है, इनका रिडम्पशन करना है प्रीमियम पर 5% की। 5% पे इनको रिडीम्ड किया गया है। अगर आप कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स का रिडम्पशन प्रीमियम पे करते हैं तो आपको पार वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ देयर रीपेमेंट और रिडम्पशन। तो पैसा वापस करते वक्त आपको थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इट्स इफेक्ट ऑन कैश फ्लो विल बी, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो आप एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूँ। टोटल पेमेंट अगर हम देखें, जो टोटल आउटफ्लो होगा रुपीज़ 2 लाख के हम यहाँ पे करने वाले हैं प्रेफरेंस शेयर्स, प्लस 5% उसके ऊपर हम प्रीमियम देंगे। तो 2 लाख का 5% बनता है 10,000। तो 2 लाख प्लस 10,000 अगर हम पेमेंट करने लगें तो टोटल 2,10,000 की हमारी पेमेंट बनती है। तो यहाँ पे हमारा कैश जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो कैश आउटफ्लो हुआ है प्रेफरेंस शेयर की वजह से हुआ है। तो प्रेफरेंस शेयर हमारा फाइनेंसिंग के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रुपीज़ 2,12,000। कैश यूज्ड तो ठीक है फाइनेंसिंग, लेकिन अमाउंट ठीक नहीं है, तो क्या अमाउंट 2,10,000 है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक नहीं है। बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पे कोई कैश रिसीव्ड नहीं हो रहा, हम यूज़ कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। सी है कैश यूज यानी पेमेंट इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ रुपीज़ 10,000। बिल्कुल यहाँ पे हमने कैश यूज़ किया है, पेमेंट करी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में रुपीज़ 2,10,000 सॉरी। तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी यानी 2,10,000। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इफ अ मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट इज रुपीज़ 40,000 हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रुपीज़ 12,000 was sold for rupees 34,000, then while preparing cash flow statement its effect on cash flow will be। तो ये हमसे जानना चाहता है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कैश फ्लो पे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कैश फ्लो पर हम इफेक्ट की जब बात करेंगे तो हमारा पूरा फोकस ओनली कैश पर ही होना चाहिए कि कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है। पहले इसने मशीन की कॉस्ट बताई, कॉस्ट ना तो इनफ्लो है ना आउटफ्लो है। दूसरा इसने डेप्रिसिएशन बताया 12,000, तो डेप्रिसिएशन भी ना तो इनफ्लो है ना ही आउटफ्लो है, ये नॉन कैश आइटम होता है। लास्ट है हमने सोल्ड किया 34,000 में, तो यहाँ पे 34,000 हमारे लिए कैश का इनफ्लो होगा सेल करने से। दूसरी बात हमने मशीन बेची है, तो मशीन को अगर आप सेल कर रहे हैं तो मशीन हमारी एक फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, जिसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हम दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनफ्लो हुआ है कैश का फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, बिल्कुल ये फाइनेंसिंग नहीं है। बी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, बिल्कुल नहीं। सी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फ्लो हुआ है कैश का इन्वेस्टिंग से रुपीज़ 34,000, ये ठीक कह रहा है कि कैश फ्लो हुआ है हमारा इन्वेस्टिंग से 34,000। तो ऑप्शन नंबर 34,000 वाला जो है सी वाला वो बिल्कुल ठीक है इसका।
तो सही आंसर इसका सी है। अब आपके सामने आ रहा है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज। इस बार आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो को दिखाता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल से ना तो इनफ्लो होता है ना ही आउटफ्लो होता है, वैसे भी ये फाइनेंसिंग में नहीं आएगा। अगर इससे कोई इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता तो ये ऑपरेटिंग में आता। बी है कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है, उससे कोई भी अमाउंट उसे रिसीव्ड हो रही है, तो वो फाइनेंस करने की वजह से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अभी तक ठीक है। सी है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को सेल करना, नाम से ही पता लग रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट को परचेज करना एंड सेल करना दोनों ही इन्वेस्टिंग में होता है। डी है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, इसका मतलब आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में या लोन पे कहीं अमाउंट लगाई है, जिसकी वजह से आपको ब्याज मिल रहा है, तो ये भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की वजह से मिलता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो ये थे आज की क्लास के 30 क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जिनको भी थोड़ा डाउट होगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं और आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। AMBE क्लासेस, थैंक यू वेरी मच।